गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इसको देखो, मैंने ब्रैकेट में सिम्बायोटिक डाइजेशन भी बोला है, ये मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। ठीक है, अब सेलुलोज जो है, जैसे कल हमने स्टार्च का डाइजेशन किया था, वैसे ही सेलुलोज भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, अब जो है क्या फ़र्क है स्टार्च और सेलुलोज में, क्योंकि स्टार्च की भी जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लूकोज है और सेलुलोज की भी जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लूकोज है। तो क्या डिफरेंस है विद ये तुम्हें मैं बताती हूँ कि ये देखो, ये जो है आप देखो, ये जो है ये साइक्लिक फॉर्म है, इसका लीनियर फॉर्म है किसका, ग्लूकोज का, और ये नीचे में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में। तो अब आप देखो कि ये जो एच और ओ एच की पोजीशन है ना, ये इस तरह से प्री डिटरमाइंड होती है। और साइक्लिक देखो, ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है वो, ये फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन एटम पर यदि एच और ओ एच की पोजीशन इस तरह से होती है ना, ये दिखाते ये एच ये ओ एच, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज। बट यही पोजीशन अगर चेंज हो जाए और इनका ओरिएंटेशन जो यानी कि ऊपर एच हो जाए और नीचे एच हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा ग्लूकोज। ये देखो, आप इधर देखो, यहाँ पर आप देखो जो है फर्स्ट पोजीशन पे, अब पहले क्या था, यहाँ पे एच था ना, अब ओ एच आ गया और ओ एच की जगह एच आ गया, तो ये जो क्या बन गया हमारा, अब ये बन गया बीटा ग्लूकोज। ठीक है ना। तो जो अल्फा ग्लूकोज की चेन बनाता है वो क्या बनाएगा, वो स्टार्च बनाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो दो ग्लूकोज यूनिट है, तो स्टार्च में क्या होता है कि फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज और फोर्थ कार्बन एटम ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज के बीच में यहाँ पर जो है वाटर रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या इस तरह का बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट है, ये स्टार्च में प्रेजेंट है। स्टार्च की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, और अमाइलोपैक्टिन में जहाँ पर चेन ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पर अल्फा 1,6 है, मैंने कल तुम्हें बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, नाउ वी कम टू सेलुलोज। सेलुलोज में क्या है कि बीटा ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो बीटा है। तो अब आप देखो, जब नेक्स्ट जो यहाँ पर नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा, ये देखो, ये है ना, तो यहाँ पर क्या पोजीशन होगी, यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर ओ एच होगा, ये फोर्थ कार्बन एटम में। ठीक है ना, फर्स्ट कार्बन एटम में यहाँ पर ओ एच होगा और ये एच होगा, तो ये क्या है, बीटा ग्लूकोज। अब बीटा ग्लूकोज में क्या है, जो यहाँ इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो देखो यहाँ पर ओ एच है और यहाँ पर ओ एच है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो ओ की पोजीशन क्या आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। आगे समझ में, तो इस तरह का जो बॉन्ड है वो क्या, दो ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में, उसको बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये किस में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है स्टार्च में। ठीक है, अब जो एनिमल्स की जो एलिमेंट्री कनाल है वो कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है अल्फा सलाइवरी, अल्फा अमाइलेज। ठीक है ना, तो अल्फा अमाइलेज केवल अल्फा बॉन्ड को ही ब्रेक कर सकती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है, ना कि बीटा को। यानी हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बीटा अमाइलेज प्रोड्यूस ही नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए जो सेलुलोज का जो डाइजेशन है वो इतना आसान नहीं है, बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज एनिमल्स की बॉडी प्रोड्यूस करती नहीं है। अब हम इसके सबसे पहले आते हैं मैन में, कि मैन में डाइजेशन कैसे होता है सेलुलोज का, क्योंकि हम जो है वेजिटेरियन, मतलब हम लोग प्लांट प्रोडक्ट खाते ही हैं। तो मैन क्या करता है, पहले फूड को कुक करता है, कुक करने से फूड क्या हो जाता है, फूड जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, और ये सिंप्लीफाइड फूड हम खाते हैं जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। दिस वॉज द केस ऑफ मैन। नाउ वी कम टू एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स में इफ़ यू सी, चलो यहाँ करते हैं, एनिमल्स में क्या होता है कि दो तरह के एनिमल्स हैं। देख, तो रूमिनेंट्स हैं, जिसमें कि कैटल आ गए आपके, इसमें जो है काऊ है, बफेलो है, ठीक है ना, गोट है, इस तरह का। तो रूमिनेंट्स में क्या होता है कि ये एनिमल्स क्या करेंगे, अपने र्यूमन में पहले फूड कंटिन्यूसली ग्रास वगैरह को फीड करते रहते हैं और अपने र्यूमन में स्टोर करते हैं इस फूड को। ठीक है, फिर उसके बाद ये उस फूड को रीगर्जिटेट करते हैं। रीगर्जिटेट का मतलब क्या है कि र्यूमन से, तुम्हें पता है ना, इनका र्यूमिनेंट्स में 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, तो उनमें एक चैम्बर है र्यूमन, तो र्यूमन से फूड रीगर्जिटेट होकर वापस किस में आता है, माउथ में, और माउथ में उस फूड के साथ क्या मिक्स किया जाता है, फूड के साथ सलाइवा मिक्स किया जाता है और उसकी थॉरो ग्राइंडिंग होती है। तो उस थॉरोली ग्राउंड फूड को क्या बोलते हैं, कट। ठीक है ना, तो जो है च्यूइंग के फूड की च्यूइंग होने के बाद माउथ में क्या बनता है, कट बनता है। आगे से इस कट को वापस जो है र्यूमन में
ले जाया जाता है। और र्यूमन और एक और चैम्बर है उसका स्टमक का, जिसको बोलते हैं रेटिकुलम। इन दोनों चैम्बर्स में देयर इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से देयर आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, और वो जो बैक्टीरिया है वहाँ पर जो प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं कि दो कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज, देखो जो सलाइवा रिच फूड आया है स्टमक में, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, उस फूड का फर्मेंटेशन करते हैं। बिकॉज जो सलाइवा एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन के लिए। तो ये जो फूड है व्हेन इट अंडरगोज फर्मेंटेशन, इट प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड, इट बहुत सारी, इट प्रोड्यूस प्रोपियोनिक एसिड, इट प्रोड्यूस सम एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, तो यानी कि बैक्टीरिया की वजह से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है फूड का। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि दिस फूड इज एक्टेड अपॉन बाय सेलुलोज, और ये सेलुलोज कौन रिलीज करता है, ये सेलुलोज वो माइक्रोब्स रिलीज करते हैं जो कि र्यूमन में और रेटिकुलम में प्रेजेंट है। तो जब ये जो फूड है विच इज़ रिच इन सेलुलोज, फूड क्या है, फूड का जो कंपोनेंट जो डाइजेस्ट होना है वो क्या, सेलुलोज। व्हेन दिस सेलुलोज इज एक्टेड अपॉन बाय सेलुलोज, तो ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा बहुत सारी यूनिट्स ग्लूकोज की। कहते हैं कि अराउंड 6000 ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं फॉर्म होती हैं सेलुलोज बनाने के लिए। तो आप सोचो कि सेलुलोज को जब डाइजेस्ट किया जाता है तो कितने सारे ग्लूकोज यूनिट्स रिलीज होती हैं। और अब ये ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है, और ये सिंपल शुगर इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन से ब्लड में, और ब्लड से वो लिवर में या पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये तो कंडीशन किसकी थी, र्यूमिनेंट्स की। नाउ एक दूसरे एनिमल्स की कैटेगरी आती है हर्बीवोरस एनिमल्स की, जिसको हम कहते हैं नॉन र्यूमिनेंट। ठीक है, नॉन र्यूमिनेंट में क्या आ गया, नॉन र्यूमिनेंट में जैसे रैबिट है या गिनी पिग, ठीक है, इवन हॉर्सेस, ठीक है ना, ये भी इसी में आ गए। अब इनमें क्या होता है नॉन र्यूमिनेंट्स में कि जो है, अब इनमें जो स्टमक ही होता है उसमें र्यूमन जैसा अलग से कोई चैम्बर नहीं होता। तो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक पार्ट आता है बॉडी का जिसको कहते हैं अपेंडिक्स, राइट, और एक सीकम। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपेंडिक्स या सीकम में। और ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं एंजाइम दैट इज सेल्यूलेज। ठीक है, यानी कि इनका जो पार्शियल डाइजेशन है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, कुछ डाइजेशन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, जहाँ पर अपेंडिक्स और सीकम से में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करते हैं और वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बट जैसे रैबिट और गिनी पिग है, गिनी पिग, ये जो दो एनिमल्स है इनमें क्या होता है कि ये एनिमल्स क्या करेंगे, जो अपना पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसका डाइजेशन करेंगे, यानी कि इनकी जो फीसिस है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है। तो गिनी पिग और रैबिट क्या करेंगे, अपनी इस फीसिस को दोबारा जो है वो फीड करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीफिकेशन, या एक तरह से इसको सूडो र्यूमिनेशन भी बोला जाता है, या इस प्रोसेस को कॉप्रोफैगी भी बोला जाता है, सॉरी कॉप्रोफैगी। ठीक है, कॉप्रो का मतलब क्या होता है, फीसिस, CAC, और फैगी का मीन्स टू फीड। तो ये जो एनिमल्स है रैबिट और गिनी पिग, दे फीड ऑन देयर ओन फीसिस। क्यों, बिकॉज इनकी फीसिस जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, और जब दोबारा अपनी फीसिस पर को फीड करते हैं तो और जब इंटेस्टाइन में ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में जाके जो है उनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर होता है और वो बॉडी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करता है। ठीक है, तो एक और तीसरा केस है, जैसे जो टर्माइट्स को हम दीमक भी बोलते हैं। टर्माइट तुमने देखा ना किस पे फीड करती है, वुड पर फीड करती है, और वुड क्या है, वुड इज नथिंग बट इट इज सेलुलोज। तो अब आप देखो ये जो टर्माइट है ये सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट कर लेती है। होता है क्या है, टर्माइट के स्टमक में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक प्रोटोजोन होता है जिसको कहते हैं ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, निम्फा MI, ट्राइकोनिम्फा जो है क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेज एन एंजाइम नोन एज सेलुलेज। ठीक है, अब जब टर्माइट ने फीड किया तो टर्माइट के स्टमक में क्या पहुंच गया, सेलुलोज पहुंच गया। दिस सेलुलोज इज एक्टेड अपॉन बाय सेलुलेज टू रिलीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब तीनों ही कंडीशन में आप देखो कि जो डाइजेशन है वो किस तरह का डाइजेशन है, सिम्बायोटिक डाइजेशन। सिम्बायोटिक डाइजेशन क्यों, क्योंकि देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है। कैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है उसको क्या मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है और शेल्टर मिल रही है। ठीक है, और जो होस्ट बॉडी है यानी कि जो एनिमल है, लार्ज एनिमल जिसकी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रही है सेलुलेज एंजाइम।
ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, और इस तरह के डाइजेशन को क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक डाइजेशन। यानी कि जो सेलुलोज का जो डाइजेशन है वो केवल सिम्बायोटिक डाइजेशन ही होता है। नो बॉडी, नो एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूसेस सेलुलोज एंजाइम एज सच, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। थैंक यू वेरी मच।